हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं सारे मेरे प्यारे बच्चे? यस, ऑडियो और वीडियो दोनों बिल्कुल क्लियर है? प्लीज लेट मी नो। यस, ऑडियो एंड वीडियो दोनों बिल्कुल क्लियर है? प्लीज बताइएगा मुझे। हाँ जी, यस। चलिए, तो कल का टॉपिक अपना क्लियर है। कल हमने पढ़ा था बेटा प्रतिरक्षा, और कल की क्लास में बेटा हमने प्रतिरक्षा में इसका पहला प्रकार पढ़ा था। हमने बात की थी सहज प्रतिरक्षा की। किसकी बात की थी हमने बेटा? कल हमने बात की थी सहज प्रतिरक्षा की। हमने बात की थी प्रतिरक्षा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के या आपके प्रतिरक्षा तंत्र की रोगजनक से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बेटा हम प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रतिरक्षा होती है ये आपकी दो प्रकार की होती है। एक सहज प्रतिरक्षा, इन्नेट इम्यूनिटी, जो कि बच्चे के जन्म के साथ होती है। दूसरी होती है बेटा आपकी उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में जैसे जैसे वो रोगजनकों से मिलता है वैसे वैसे विकसित करता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर क्या होते हैं। हमने देखा था कि जो सहज प्रतिरक्षा होती है बेटा ये जन्म से उपस्थित होती है। उपार्जित जीवन में जैसे जैसे रोगजनक मिलते हैं वैसे वैसे डेवलप होती है। सहज प्रतिरक्षा आपकी अविशिष्ट यानी कि नॉन स्पेसिफिक टाइप की प्रतिरक्षा होती है। इसके लिए सारे रोगजनक एक जैसे होते हैं, ये सबको ही शरीर में रोकने से या शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा केवल और केवल उसी रोगजनक के विशिष्ट बनती है जिससे वो मिलती है। ठीक है, तीसरा हमने देखा था कि जो सहज प्रतिरक्षा होती है इसमें स्मृति नाम का कोई सिद्धांत नहीं होता। ये मेमोरी प्रिंसिपल जानती नहीं है क्या होता है स्मृति, क्या होता है याददाश्त। सहज प्रतिरक्षा को कुछ नहीं पता। लेकिन जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है ये स्मृति के सिद्धांत पर, ये मेमोरी के प्रिंसिपल पर काम करती है। यहाँ तक हमने कल की क्लास में बात की थी। फिर हमने देखा था सहज प्रतिरक्षा में बैरियर्स होते हैं, रोध होते हैं, जो कि किसी भी रोगजनक को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहला देखा था आपका फिजिकल बैरियर, शारीरिक रोध, या इसको हमने भौतिक रोध कहा था। दूसरा हमने फिजियोलॉजिकल यानी कि कार्यकी रोध। तीसरा हमने कोशिकी यानी कि सेलुलर रोध। और चौथा बेटा हमने बात की थी आपके साइटोकाइन बैरियर्स की, साइटोकाइन रोध की। इन सबको बेटा हमने डिटेल में डिस्कस किया था। राइट, आज हम बात करेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा की। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है आज हम इस पर बात करेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है इस पर बात करेंगे। तो कल का सबको क्लियर है? एक बार थम्स अप कर दीजिए। एक बार फिर से सबको नमस्कार, राम राम लिख रहे हैं कुछ बच्चे तो क्रांति बस कर। अब यही है जो है, चाहे खुले रख लो चाहे बांध लो। यस, यस, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं चैट ऑफ कर दूं सो दैट वी गाइस कैन फोकस मोर ऑन द टॉपिक ऑन द बोर्ड। हेडिंग डालिएगा बेटा आज की उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसे हम कहेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वासु यू स्टडी, डोंट डिस्टर्ब मी। उपार्जित प्रतिरक्षा जिसे हम बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उपार्जित प्रतिरक्षा बेटा क्या होती है ये तो हमने डिस्कस कर ली। किस प्रकार की होती है, विशिष्ट होती है, स्मृति के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, ये सब कल हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम दो चीजें जानेंगे। जब भी हम किसी रोगजनक से मिलते हैं, या यूं कह लो कि जब भी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र किसी भी रोगजनक को एनकाउंटर करता है, एनकाउंटर मतलब मिलना। ठीक है, तो जब भी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र किसी भी रोगजनक से मिलता है, उसको फेस करता है, उसको एनकाउंटर करता है, तो उसके विरुद्ध हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो प्रतिक्रियाएं दर्शाता है उसको बेटा हम
इम्यून रिस्पॉन्स या प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उपार्जित प्रतिरक्षा में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रतिरक्षा अनुक्रिया क्या होता है। प्रतिरक्षा अनुक्रिया यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, हम इस पर बात करेंगे। तो प्रतिरक्षा अनुक्रिया मतलब किसी भी रोगजनक के मिलने पर या रोगजनक से मिलने पर प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा दिखाई गई प्रतिक्रिया को हम प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। ये मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं। किसी भी रोगजनक से मिलने पर प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा किसी भी रोगजनक से मिलने पर प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा दर्शाई गई प्रतिक्रिया या इसको हम बोलेंगे रिस्पॉन्स, ये होती है बेटा आपकी प्रतिरक्षा अनुक्रिया। ठीक है, अब जैसे आप किसी से मिल रहे हो, ठीक है, किसी से आप मिल रहे हो तो आप कुछ तो रिस्पॉन्ड करोगे, या तो आप उसको स्माइल करोगे, है ना, या आप उसको हाथ हिला दोगे हाय, या आप उसको इग्नोर करोगे, मतलब इग्नोर मतलब सिंपली आप अनदेखा कर दोगे, यार नहीं मैंने देखा ही नहीं, या आप देख करके मुंह टेढ़ा कर दोगे। ठीक है, 4 तरीके की अनुक्रिया हम दे सकते हैं। अगर आपको कोई अनजान आदमी दिख रहा है, जैसे आई रिसेंटली शिफ्टेड टू अ सोसाइटी, आप सबको पता है, जिसकी वजह से एक हफ्ते अपनी क्लास आगे पीछे हुई थी, याद है ना आपको, मंडे ट्यूसडे के बदले फ्राइडे सैटरडे हुई थी अपनी क्लास, क्योंकि मैंने शिफ्ट किया था, आप सबको पता है। तो रिसेंटली मैंने जिस सोसाइटी में शिफ्ट किया है, अब मैं घर से निकलती हूँ, मैं लिफ्ट में जाती हूँ, तो मुझे कभी मेरे फ्लोर पे 6 फ्लैट्स है ना, कभी मुझे मेरे फ्लोर का कोई दिख जाता है, कभी कोई 10th फ्लोर का 8th फ्लोर का, लिफ्ट रुकी अंदर आ गया। तो अब अंदर आया है तो जनरली मैं मेरे बेटे के साथ जाती हूँ, है ना, उसको घुमाने के लिए, साइकिलिंग कराने, कार ले जाके उसको कुछ तो उसको ही लेकर के जाती हूँ, अपना तो क्या ही घूमती हूँ। तो अब कोई या तो मेरे बच्चे को एंटर करती है लिफ्ट में स्माइल करता है, तो मेरी तरफ भी देख के स्माइल कर देता है। ठीक है, अब मैं इसके अगेंस्ट में क्या रिस्पॉन्ड करूं, या तो वो स्माइल कर रहा है अगला बंदा तो मैं भी स्माइल कर दूंगी। ठीक है, अगला बंदा इग्नोर कर रहा है, वो सीधा लिफ्ट में एंटर हुआ और ऐसे मुड़ गया, तो मैं भी नॉर्मल हूँ। ठीक है, अगला बंदा हाई कर रहा है, ठीक है, जैसे हम एक दिन निकले तो हमारे फ्लोर से ही कोई था, तो माय हस्बैंड वाज लाइक हेलो, तो उन्होंने भी हेलो बोला, उन्होंने कहा आप अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए, इतनी बात भी हो गई। ठीक है, तो जब भी आपके सामने कोई आएगा तो आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे। इसी तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम भी जब भी कोई रोगजनक हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो कुछ तो रिस्पॉन्ड करेगा भाई, उसका काम है रिस्पॉन्ड करना। ये समझ में आया कि नहीं? ये पॉइंट प्लीज एक बार थम्स अप साथ साथ करते चलो कि हाँ मैडम समझ में आ रहा है। मैं बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स देती हूँ इसीलिए आप लोगों को। ठीक है, अब ये हो गया आपका रिस्पॉन्ड करना, है ना, इसी को हम प्रतिरक्षा अनुक्रिया बोलते हैं। अब ये प्रतिरक्षा अनुक्रिया 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है ये 2 प्रकार? तो सबसे पहला बेटा जो प्रकार है इसका वो है आपका प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे इसको बेटा हम? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, और दूसरा होता है बेटा आपका द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, जिसको हम पुनरावृत्ति शायद से बोलते हैं, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। पूर्व वृत्तीय, है ना, इसको हम बोलते हैं पूर्व वृत्तीय या एनामनेस्टिक अनुक्रिया। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सेकेंडरी या एनामनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, पहला ये समझ में आया ना प्रतिरक्षा अनुक्रिया होता क्या है। तो प्रतिरक्षा अनुक्रिया 2 प्रकार का है। ठीक है, पहला हो गया आपका प्राथमिक। अब जैसे आप
पहली बार, अब जैसे आप स्कूल में, मैं चलो आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल देती हूँ। आप स्कूल में हैं या आप किसी नए स्कूल में गए, आपका एडमिशन न्यू स्कूल में हुआ, ठीक है। तो आप जैसे ही नए स्कूल में जाएंगे तो आप क्लास के लिए नए हैं, लेकिन क्लास में बाकी बच्चे तो स्कूल में पहले से पढ़ रहे हैं। तो जब आप क्लास में एंटर करेंगे, जिस क्लास में ऑलरेडी 40 बच्चा बैठा है, आप 41वें हैं, तो जब आप एंटर करेंगे तो कुछ लोग हो सकता है बहुत सुंदर हो, ठीक है। जब आप बहुत सुंदर होते हैं ना, तो जब आप क्लास में एंटर करेंगे तो कुछ लोग तो लड़के ऐसे देखेंगे, और ना वो अकेले, मतलब लड़के इस मामले में बहुत सगे होते हैं एक दूसरे के, वो खुद भी देखेंगे, नैन सुख लेंगे, वो अगले को भी कोनी मारेंगे, देख देख, है ना, सही है। पहली चीज, लड़कियां दो तरीके की मिलेंगी। लड़का कोई ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत सुंदर हैं, आप क्लास में एंटर कर रहे हैं और 1 मिनट, है ना, क्लास में हूं, कुछ अर्जेंट, 8 बजे खत्म होगी। हाँ ठीक है। तो सबसे पहली चीज, लड़का क्लास में चाहे 2 हो चाहे 20 हो, सारे के सारे ऐसे देखेंगे, आंखें फाड़ के देखेंगे और अगले को कोनी मार के दिखाएंगे, भाई तू क्या पढ़ रहा है उधर देख। नहीं, ये तो सुकून है, ठीक है। अब बात करते हैं लड़कियों की। लड़कियां 2 प्रकार की होंगी। एक जो इमीडिएटली देखेगी और आपकी सुंदरता से जल करके वापस अपनी किताब में लग जाएगी। एक और, वो देखेगी और ऐसे करके किताब में। कुछ जो सिर्फ देखती रह जाएंगी कि लड़कियां इतनी भी सुंदर होती हैं क्या, ठीक है। और तीसरे जो नॉर्मल, ठीक है, तो मैं नहीं देखता मैडम, ठीक है दिलशाद, आप बहुत ही दिल के अमीर होंगे, धनी होंगे, इसलिए आप नहीं देखते होंगे। मैं इन जनरल लड़कों की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, मैं अपवादों की बात नहीं कर रही हूँ। दिलशाद आप अपवाद होंगे, लेकिन देखो नैन सुख लेने में कोई बुराई नहीं है, इसमें क्या है। मैं एक लड़की होकर, जनरली ऐसे बोलते हैं लड़की लड़की की कभी तारीफ नहीं करती है, मैं एक लड़की होकर के किसी दूसरी लड़की को, सुंदर लड़की को देखते तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। एंड माई हस्बैंड इज लाइक, लड़की, मैंने तो सुना था लड़कियां लड़कियों को देख के जलती हैं, तो मैं ऐसे बोलते हैं आपने सुना कहाँ से था, आप तो कहते हो आपके जीवन में कोई महिला मित्र भी नहीं रही है, सुनते कहाँ से हो आप। महिला मित्र मतलब ऐसे बैचमेट्स तो रही है, फ्रेंड्स रही हैं, उनकी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, और ऐसा तो सब चलता है ये सब, है ना। तो फैशन का जितना आइडिया मुझे नहीं, उससे ज्यादा मेरे पति को है। तो आई यूज टू आस्क हिम कैसे, तो कहते हैं मैं देखता रहता हूँ। तो नैन सुख सब लेते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी की सुंदरता की तारीफ करना, उसको अप्रिशिएट करने में कोई बुराई नहीं है। आपको भगवान ने जबान दी है, आप लोगों की तारीफ करें। आप जितना लोगों की तारीफ करेंगे, उससे ये प्रूफ होता है कि आप दिल के कितने साफ हैं, आप मन के कितने धनी हैं, ठीक है दिलशाद। देखने में कोई बुराई नहीं है, बस अच्छी नजर से देखें आप, ठीक है। कोई सुंदर है तो उसकी सुंदरता की तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है, बस उसको सुंदर तक ही रखें। इसके आगे का ख्याल अगर आता है तो वो बेटा वो गलत होता है। चलिए आगे आते हैं वापस से टॉपिक पे। तो जब कोई नई लड़की, मतलब सपोज आप ही किसी स्कूल में गए, अच्छा ऐसा नहीं लड़कियों, लड़कों के साथ भी होता है, कोई बहुत ही लंबा चौड़ा एकदम सुंदर सा लड़का क्लास में आया, नया एडमिशन, क्लास चल रही थी अच्छी खासी, एकदम बोरिंग, सोशल स्टडीज की एकदम सी बोरिंग सी क्लास चल रही थी, है नींद आ रही थी। अचानक से इतने में एक लड़के ने कहा मे आई कम इन सर। तो लड़के तो ऐसे देखें, हाँ ठीक है कोई नया है क्या, अबे ये कौन है, तू जानता है क्या इसको, तेरे मोहल्ले का। गांव में छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं, लेकिन लड़कियां देख रही है भाई गजब का खूबसूरत लड़का है क्लास में, है ना। तो खूबसूरत तो होता है, तो उसमें देखो बुराई नहीं है, ठीक है। चलो अनमोल, इंटरेस्ट तुम्हारा हम जगा देंगे, डन, जो भी है। तो जब आप क्लास में गए पहली बार, तो आपको देख करके लोगों ने अलग अलग तरीके की अनुक्रियाएं दी या प्रतिक्रियाएं दी, रिस्पॉन्ड दिया। किसी ने स्माइल किया, तो किसी ने ऐसे आपको घूरा, तो किसी ने आपको इग्नोर किया, तो किसी ने मुंह टेढ़ा किया। पहली बार कोई आपसे मिल रहा है तो उसके अलग अलग रिस्पॉन्स रहे होंगे। अब पहले दिन आप जाएंगे, ब्रेक होगा, आप 4 लोगों से बात करेंगे। 4 लोगों से बात करने के बाद हो सकता है कि जिस लड़की ने आपको देख करके मुंह टेढ़ा करके अपनी कॉपी में वापस से ध्यान दिया होगा, हो सकता है कि आपसे बात करने के बाद वो आपकी सबसे अच्छी सहेली बन गई हो सकता है, ठीक है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स आपका कुछ भी हो सकता है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स आपका आपको जानने के बाद
फिर से जो प्रतिक्रिया दी जाती है उसको हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? डॉक्टर म्यूट बोले लड़कियां ऐसा नहीं करती। नहीं नहीं डॉक्टर म्यूट, फिर आप गलत स्कूल में पढ़ रही हो, लड़कियां भी ऐसा करती हैं। ठीक है, कोई सुंदर लड़का है तो अप्रिशिएट करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलिए, मैं तो शादी के बाद भी करती हूँ, मैं लड़कियों को भी अप्रिशिएट करती हूँ, लड़कों को भी करती हूँ। ठीक है, पति के सामने करते हैं तो थोड़ा सा अगले की जलभुन जरूर जाती है, लेकिन करने में कोई बुराई नहीं है। अगर अगला इसी से जल रहा है तो जलाना चाहिए, रिश्तों में थोड़ी जलन होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्राथमिक अनुक्रिया बेटा, जब भी कोई रोगजनक पहली बार शरीर में प्रवेश करता है उसके विरुद्ध बेटा आपका प्रतिरक्षा तंत्र जो प्रतिक्रिया दर्शाता है उसको हम प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया में हम लिखेंगे, ओ लला इधर चलो फुर्ती में, सिट हियर, आई विल किक यू आउट ऑफ द रूम। तो प्राथमिक अनुक्रिया क्या होती है बेटा? प्राथमिक अनुक्रिया जब भी कोई प्रतिजन या जब भी कोई रोगजनक आपके शरीर में पहली बार प्रवेश करता है उसके विरुद्ध आपका शरीर या आपका प्रतिरक्षा तंत्र जो प्रतिक्रिया दर्शाता है उसको बेटा हम प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हम लिखते हैं पहली बार। अरे यार, अब आप कहोगे मैडम पेन की थिकनेस बढ़ा दो, बढ़ा देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जब रोगजनक पहली बार शरीर में प्रवेश करे या शरीर में प्रवेश करता है उसके विरुद्ध प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिरक्षा तंत्र की प्रक्रिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक अनुक्रिया। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं प्राथमिक अनुक्रिया। कि पहली बार दिखा दे अरविंद भाई, दिखा दे, इतना थोड़ा ना डरती हूं मैं, है ऐसे डर डर के जीऊंगी फिर तो जी ली बेटा। तो मैं जीना चाहती हूँ, मैं डरना नहीं चाहती हूँ। डर लिए यार, शादी से पहले पिताजी से बहुत डरते थे, अब ना पिताजी से डरते हैं ना पति जी से डरते हैं। तो आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, है ना। चलिए, तो जब कोई आपका दुश्मन आपको पहली बार अटैक करता है, ठीक है, तो आपको नहीं पता कि भाई वो क्या हथियार लेकर के आया है, आपको नहीं पता कि आपका दुश्मन कराटे चैंपियन है या आपका दुश्मन चाकू चैंपियन है, वो चाकू हर तरीके से चला सकता है, वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आप धराशायी हो गए। ऐसा तो है नहीं कि उसने आपके ऊपर अटैक किया तो आप कुछ भी नहीं करोगे, चाहे वो चाकू लेके आए चाहे वो बंदूक लेकर के आए, आप कुछ तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेंगे ही ना। जो कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे बेटा अपने आप को बचाने में, उसको बेटा हम बोलते हैं प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। समझ में आ रहा है? यस। अब पहली बार अगर कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है चाकू लेकर के, अब आप मरे नहीं, ठीक है, लेकिन आपने उसके अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट किया, आपने हाथ पैर चलाया, आपने यूं किया, आपने उसका चाकू ही फिकवा दिया किसी भी तरीके से, तो आपको समय लगा अपने को बचाने में, लेकिन आपने बचा लिया। समय क्यों लगा? क्योंकि आपको पता ही नहीं था वो क्या हथियार लेकर के आया। तो प्राथमिक अनुक्रिया बेटा जो होती है ये कम तीव्रता की होती है, ये लो इंटेंसिटी की होती है, ठीक है, ये कम तीव्रता की होती है, लो इंटेंसिटी की होती है, और इसमें समय ज्यादा लगता है, अवधि इसमें ज्यादा लगती है, इसमें समय पिटना है, इसमें समय ज्यादा लगता है। समझ में आया कि नहीं? तो पहली बार अगर आप पर किसी दुश्मन ने अटैक किया तो आप अपने को बचा तो लोगे, क्योंकि भाई उसने गोली नहीं मारी तुम्हें, है ना, आप अपने को बचा तो लोगे, लेकिन बचाने में आपको समय लग रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अगला क्या प्लानिंग लेकर के आपके सामने आया है। ठीक है, एक मिनट, ये परेशान हो रहे थे तब से फोन लगाने के लिए, अब आप लो और इन्हें मैं बाहर कर रही हूँ कमरे से। बोल तो रहे थे, मैंने इन्हें पढ़ाई में एंगेज कर दिया। चलो, स्विच ऑन दी फैन वासु, स्विच ऑन दी फैन एंड लाई डाउन ऑन अ बाउंसर। ठीक है, तो आपने अपने आप को बचा तो लिया,
लेकिन आपको बचाने में समय लगा, ठीक है, आपको समय लगा अपने को बचाने में, और आप उतना जितना आप एक्टिवली, आप बाद में सोचो यार मैं ऐसे भी तो मार सकता था उसे, मैं ऐसे भी तो खुद को बचा सकता था, ये आइडिया आपको बाद में आए, ठीक है। उस टाइम आपके पास इतना टाइम ही नहीं था कि आप बहुत ज्यादा सोच करके उस पर काउंटर अटैक कर पाते। समझ में आया कि नहीं? यस। अब दूसरे केस में वही सेम आपके ऊपर अगर एक बार हमला हो गया है तो आप अब सतर्क रहोगे कि आपके ऊपर दोबारा भी हमला हो सकता है, हाँ या नहीं? अगर आपके ऊपर एक बार हमला हो चुका है तो आप सतर्क रहोगे कि मेरे पर दोबारा भी हमला हो सकता है। पहली बार उसने मेरे पर चाकू से हमला किया था, अब एटलीस्ट मैं चाकू से कैसे बचना है उसके लिए तैयार रहूं, ठीक है। साथ ही साथ अब मैं एक वो चिली स्प्रे होता है ना, लाल मिर्च का एक स्प्रे होता है, लड़कियां, सब लड़कियों के, कभी भी आप घर से बाहर निकलते हैं आपके पॉकेट में, आपके पर्स में हमेशा वो लाल मिर्च का पेपर स्प्रे उसको बोलते हैं, वो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आज जमाने का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। तो आपके पास दूसरी बार जब आप घर से निकलेंगे तो आपको ये पता है कि मुझ पर हमला हो सकता है, हमला कैसे भी हो सकता है, तो दूसरी बार आप तैयारी के साथ निकलेंगे, ठीक है। और क्या तैयारी है? अपन ने वो लाल मिर्च वाला स्प्रे तो अपने साथ में रखा ही है, ठीक है। तो दूसरी बार जब बेटा आप पर अटैक होगा तो आप तुरंत अटैक करोगे, लेकिन अगर वो ही आदमी आया तो ही आप उस पर अटैक कर पाओगे। अगली बार अगर कोई बंदूक ही लेके आ गया, क्या कर लोगे तुम? पहली बार चाकू लेके आया था, अपन चाकू से लड़ना सीख गए। पहली बार उसने डायरेक्ट हाथ से अटैक किया था, हम हाथ से लड़ना सीख गए, हमने उसका तोड़ निकाल लिया। लेकिन अगली बार कोई दूर से बंदूक से ही शूट कर देगा तो तुम क्या, पेपर स्प्रे, वहां तुम तो मीटर, कुछ मीटर्स पे नहीं मार सकते ना, बंदूक तो कुछ मीटर से भी चल जाएगी। समझ में आया कि नहीं? हाँ, बंदूक लेके निकलो तुम लोग। समझ में आया कि नहीं? तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है बेटा? उसी रोगजनक का दोबारा शरीर में, या उसी को क्या बोलेंगे यार, सेम, सेम को क्या बोलेंगे? समान रोगजनक लिखो आप, समान रोगजनक का दोबारा शरीर में, रोगजनक के, समान रोगजनक के दोबारा शरीर में प्रवेश करने पर प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा, प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा दर्शाई गई प्रतिक्रिया। सेम रोगजनक अगर दोबारा आपके ऊपर अटैक कर दे, सेम सेम, तो बेटा ये तैयार है बिल्कुल, अच्छा इसको तो मैं ऐसे कर सकता हूं, यस। तो लेकिन अगर दूसरा आ गया तो वो नहीं उससे संभल पाएगा। क्यों नहीं संभल पाएगा? क्योंकि वो दूसरे के लिए तैयार नहीं है। वो पहले वाले के लिए तो तैयार था, लेकिन वो दूसरे वाले के लिए अभी तैयार नहीं है। समझी या नहीं? समझे या नहीं? ठीक है। और ये बेटा अधिक तीव्रता की होती है, यानी कि हाई इंटेंसिटी की होती है, अधिक तीव्रता, हाई इंटेंसिटी, और इस अनुक्रिया में समय भी कम लगता है। यहां पर कम अवधि में रिस्पॉन्स दिखेगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, समझ में आया? बूझे, समझे, एक गाना है ऐसा कुछ, समझे। एक चीज बहुत गौर करने वाली है यहाँ पर, और वो है बेटा समान रोगजनक। हमने क्या देखा था कि उपार्जित प्रतिरक्षा जो है ये विशिष्ट होती है, ये अपने काम में स्पेसिफिक होती है। जिस रोगजनक से ये लड़ना सीखी है केवल उसी रोगजनक को ही ये रिस्पॉन्ड कर पाएगी दूसरी बार में तीव्र गति से। हाँ, कोई नया रोगजनक आ जाएगा बेटा तो इसको वापस से वही सीखना पड़ेगा कि कैसे अटैक किया था, क्या क्या उसने हथकंडे अपनाए थे, मैं अब कैसे इससे लड़ना सीखूं। समझे या नहीं?
यस, एक बच्चा लिख रहा है मैम प्राइमरी रिस्पॉन्स हमेशा न्यू पैथोजन के लिए काम करता है या उसके अगेंस्ट एक्टिव होता है। तो बेटा मैंने यहाँ लिखाया है ना, जब रोगजनक पहली बार शरीर में प्रवेश करता है, वही रोगजनक, समान रोगजनक अगर दूसरी बार प्रवेश करेगा, उस टाइम पर बेटा जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र की अनुक्रिया होगी उसको हम द्वितीयक अनुक्रिया कहते हैं, एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। ये जल्दी होगा और हाई इंटेंसिटी का होगा। सबको समझ में आ गया? एक बार थम्स अप कर दो इसी बात पे। थम्स अप, टेस्ट द थंडर। ओके शोएब, शोएब कह रहा है मैम मैंने भी बाल काटे हैं। काटे हैं, कटाए हैं? भाग यहां से। व्हाट आर यू डूइंग? डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उपार्जित प्रतिरक्षा आपकी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? आइए उस पर गौर करते हैं। तो उपार्जित प्रतिरक्षा आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है बेटा आपकी ह्यूमरल, ह्यूमरल को क्या बोलते हैं? तरल प्रतिरक्षा। ह्यूमरल इम्यूनिटी। और दूसरी होती है बेटा आपकी कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, या इसे हम कहेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, दो प्रकार की उपार्जित प्रतिरक्षा होती है। एक होती है तरल, जिसको हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। तरल मतलब इसमें आपका रक्त इन्वॉल्व होता है, आपकी बॉडी का ह्यूमर इन्वॉल्व होता है। याद करिए हमने पढ़ा था ना, हमारी बॉडी में 4 ह्यूमर होते हैं एज पर हिपोक्रेट्स एंड अपना एंशिएंट आयुर्वेदा सिस्टम, है ना। तो ह्यूमर मतलब शरीर का तरल, तो रक्त हमारा तरल है। और कोशिका माध्यित में कोशिकाओं का रोल होता है। ठीक है, अब तरल प्रतिरक्षा के लिए बेटा आपके बी लसिकाणु जिम्मेदार हैं। कौन जिम्मेदार हैं? आपके बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। और आपकी कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा के लिए जो जिम्मेदार हैं वो हैं आपके टी लिम्फोसाइट्स या टी लसिकाणु। कुछ सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना, सुना सुना लग रहा है कि सूना सूना लग रहा है। सुना की स्पेलिंग होती है बेटा SUNA और सूना की स्पेलिंग होती है SOONA। हाँ जी, प्रीति जिंटा लग रहे हैं। अच्छा करण, तुम लोग जानते भी हो प्रीति जिंटा को? वो हमारे जमाने की हीरोइन है। तुम्हारे जमाने की तो ये कौन तारा पारा आई हुई है आजकल। हाँ, आयरा खान ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मैम पिंपल्स के केस में ऐसा क्यों नहीं होता है बेटा। तो शायद मैंने आप ही के बैच में पहले भी बताया था, हाँ बताया था, आप ही के बैच में बताया था कि पिंपल्स के लिए कोई एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पिंपल्स के लिए आपके ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसलिए उसके अगेंस्ट बेटा ऐसा नहीं है। इसी तरीके से जुकाम के लिए भी ऐसा ही है। जुकाम भी आपका एक वायरस से नहीं हो रहा है, जुकाम आपका ग्रुप ऑफ वायरसेस से हो रहा है। ऐसे ग्रुप ऑफ वायरसेस जो सीधा आपकी नोज पे अटैक करते हैं, जिनको हम राइनो वायरसेस कहते हैं। सुना सुना लग रहा है? धन्यवाद बेटा, बस तुमने मेरी लाज बचा ली सुना सुना बोल के। हाँ, बसंत साहू लिख रहे हैं सुना सुना। बस तुम्ही जैसे बच्चों की वजह से मेरी नाक यहां से कट के आधी हो चुकी है, वरना पहले मेरी नाक काफी लंबी थी, मैं बहुत लोगों के काम में अड़ाती थी, अब छोटी हो गई है। तुम्ही जैसे बच्चों के चक्कर में जो लिखते हैं सूना सूना साफिया, कॉज बी लसिकाणु, टी
बी लसिकाणु एक तरीके के WBCs हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं हैं, है ना। हमने कल भी देखा था न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये आपके क्या है, आपके कणिकाणु हैं, ठीक है, ये आपके ग्रैनुलोसाइट्स हैं। वहीं आपके मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये आपके ए ग्रैनुलोसाइट्स यानी कि कणिका अकणिकाणु है ना। उसी में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था और अब हम फिर बता रहे हैं कि आपके जो लसिकाणु होते हैं लिम्फोसाइट्स, वो दो तरीके के होते हैं, बी लसिकाणु, टी लसिकाणु। क्यों बोलते हैं हम इनको बी और टी लसिकाणु, ये हम आने वाले टॉपिक से बात करेंगे। फिलहाल हम इतनी बात करते हैं कि आपके जो बी लसिकाणु होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके प्लाज्मा बी कोशिकाएं, इनको हम बोलते हैं प्लाज्मा बी सेल्स, प्लाज्मा बी सेल्स। दूसरी होती है बेटा आपकी स्मृति बी कोशिकाएं, मेमोरी बी सेल्स, स्मृति बी कोशिकाएं या मेमोरी बी सेल्स। बूझे? यही अगर हम टी लसिकाणु की बात करें तो ये चार तरीके की होती हैं। पहली हो गई आपकी सहायक टी कोशिकाएं, सहायक टी कोशिकाएं जिन्हें हम बोलते हैं हेल्पर टी सेल्स, इनको हम TH या CD4 सेल्स भी बोल देते हैं, ठीक है। TH, H का मतलब हो गया बेटा यहां पर आपका हेल्पर। डन, आगे बढ़ते हैं। दूसरी है बेटा इसमें किलर टी कोशिकाएं, किलर मारक टी कोशिकाएं, मारक टी कोशिकाएं जिन्हें हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक या किलर टी सेल्स। देख रहे हो उम्र का असर, हाथ से पेन छूट जा रहा है। इनको हम बेटा TK या CD8 सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरी आती है बेटा आपकी सप्रेसर, को हिंदी में क्या बोलते हैं, सप्रेस करना, मतलब कि हाय हाय, सप्रेसर की हिंदी बताना यार मेरे को, तब तक तुम लोग, मैं लिख देती हूँ सप्रेसर टी सेल्स। और चौथी हो गई आपकी स्मृति टी कोशिकाएं, मेमोरी टी सेल्स। सप्रेस करना मतलब किसी को दबाना, क्या बोलेंगे, संविधान। मेरा फोन तो मेरा लड़का लेके घूम रहा है, नानी से कॉल पे बात कर रहा है, इतना पंच हो गया है ना। संदमन, संदमन इज किसी चीज को संदमित करना यानी कि रोकना, संपीड़न। आर यू श्योर? इसको अपन सप्रेसर ही रहने देते हैं। व्हेन आई एम नॉट श्योर तो हम उसकी हिंदी नहीं लिखेंगे, ठीक है। मैंने अब तक हिंदी इसकी कहीं पढ़ी भी नहीं है, NCERT में इसका नाम भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसकी हिंदी में भी ये लिख रही हूं सप्रेसर टी कोशिकाएं। क्लियर है? मैं इनको ना बॉक्स में लिख देती हूँ जिससे कि आपको ये अलग अलग दिखें, क्लियर। दिख रही है अभी? दमनकारी जो भी है, आप इतना ऐसे लिख लो प्लीज,
ठीक है, गूगल कर लीजिए। गूगल करें कहाँ से जैद? मेरा फोन मेरी औलाद लेके घूम रही है, अपनी नानी से बात करी, दैट इज दी ओनली वे जिससे कि मैं उसको क्लास से थोड़ा दूर रख सकती हूँ। कॉज उसको संभालने वाली आंटी छुट्टी पे गई हुई हैं और मैं उन्हें रखूंगी भी नहीं यार, वो बहुत छुट्टी करती हैं। वो उनकी छुट्टी मतलब मेरी क्लास की दिक्कत होना, तो मुझे उसके लिए या तो कोई और ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो कोई दूसरा अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल अल्टरनेट ये ढूंढा गया कि जब तक मैं क्लास लेती हूँ, इधर ही टॉक्स टू हिज नानी और नानू, या रिश्तेदारी में इतने दीदी भैया हैं किससे भी बात कर लेते हैं दमनकारी बोल सकते हैं। अपन सप्रेसर लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे लग रहा है तुम लोगों को दिक्कत है तो दमनकारी लिख देते हैं यार, चलो। बट मैं श्योर नहीं हूं बेटा, मैं फिर बोल रही हूँ दमनकारी। मैंने अभी तक कहीं पर भी इसकी हिंदी नहीं पढ़ी है यार, ठीक है। चलिए, अब इनके काम क्या होते हैं जरा हम उस पर चर्चा करते हैं। तो आपकी प्लाज्मा बी कोशिकाएं बेटा, ये प्रतिरक्षी निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं। ये प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्या होता है एंटीबॉडीज, अभी हम उसके बारे में बात कर लेंगे। स्मृति भी कोशिका, अच्छा इनका तो नाम ही है स्मृति। इनका एक काम है, बस तुम याद रखना, जब जरूरत पड़े तो। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हमारी किसी से कोई लड़ाई हो जाए, फिर हम उससे बात ना करें, बहुत अपनी खास दोस्त है, लेकिन अब जो खास दोस्त होते हैं उनसे लड़ाई भी किसी एक छोटी बात पे नहीं हो जाती है ना। उनकी छोटी 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 इतनी सारी बातें ऐसी सुनाई देती हैं, यार इसने मेरे बारे में ऐसा भी बोला, इसने मेरे बारे में ये भी बोला, इसने मेरे साथ ये भी किया। ऐसी छोटी छोटी बातें होकर के जब इतनी सारी हो जाती हैं, तब हम उससे बात करना बंद कर देते हैं, जो अपनी पक्की सहेली या पक्का दोस्त होता है। फिर कोई आता है बीच में बिचौलिया, जिसको लगता है यार तुम तो बहुत अच्छे दोस्त थे, ऐसे कैसे तुम लोग लड़े हो, तुम इतने सालों तक साथ रहे, फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक तुम कॉलेज में स्कूल में साथ थे, कॉलेज में भी तुम लोग पहले दूसरे साल तो आए दिन मिलते ही थे, अब ऐसा क्या हो गया कि तुम बात ही नहीं करते। और वो कोई भला मानस होगा, क्योंकि बुरे मानुष कभी आपको दोस्ती नहीं कराएंगे। वो भला मानुष होगा जो कहेगा नहीं नहीं यार तुम लोग तो दोस्त हो, अगर कोई गलतफहमी है तो बैठ के दूर कर लो। तो बैठ के जब दूर करते हैं तो उस टाइम पर अब अगले ने मिला तो दिया, अब मिलाने के बाद याद ही नहीं आ रहा है कि किस किस बात पे हमारा मूड खराब हो गया था, किन किन बातों की मतलब क्या बोलेंगे बिल्डिंग बन गई थी जब हमने इससे बात करनी बंद की, है ना। तो वो जो अरे दबाना वाला होगा सप्रेसर, एक ही बात है बेटा, दमनकारी। ठीक है, अब जब हम बैठे तो कुछ बातें याद आई, अरे तूने तो मेरे साथ ये, तो वो कहेगा इतनी बड़ी तो बात नहीं थी कि तूने मुझसे बात करनी बंद कर दी, तो कहेगा नहीं नहीं तूने ये भी बोला था। अब उस टाइम पर जो मेन बात थी, जो सबसे ज्यादा दिल दुखाई थी, वो बातें ही याद नहीं रही। तो ऐसा ही स्मृति कोशिकाओं का काम होता है। इनका सिर्फ एक काम होता है कि तुम्हें बस इनको याद रखना है। ये जिस रोग जनक से मैं आज मिल रहा हूं ना, जिस रोग जनक के अगेंस्ट में अपनी सेना तैयार कर रहा हूं ना, ये एंटीबॉडीज की, बस इसकी शक्ल याद रखना, ताकि दोबारा अगर यही रोग जनक मेरे शरीर में आए तो मैं इसको उठा के मार सकूं। क्योंकि पहली बार पहचानने में मुझे समय लगा, पहली बार मुझे पहचानने में समय लगा, उस समय के अनुसार मैंने उसको पहचाना, वो कैसे काम कर रहा है, उसके पास क्या क्या हथियार है, उसके हिसाब से मैंने अपनी सेना बनाई। अपनी सेना को मैंने बिल्कुल वैसे ट्रेन किया, है ना। और मैंने पहली बार में उस प्रतिरक्षी को उस प्रतिजन को मारा। अब अगली बार अगर वही प्रतिजन आएगा, डोंट शाउट, अगली बार अगर वही प्रतिजन आएगा और मैं पहचान ही नहीं पाया कि भाई ये वही तो था जिससे अपन इतनी साल पहले मिले थे, तो फिर मेरी तो पहले की मेहनत पूरी बेकार हो गई, है ना। तो तुम बस याद रखना इसकी शक्ल, जिसके अगेंस्ट आज मैं क्या बना रहा हूं, सेना बना रहा हूं। ठीक है, तो स्मृति कोशिकाओं का काम क्या होता है बेटा, मुठभेड़ को, जो मुठभेड़ हुई है बेटा, मुठभेड़ ऐसे लिखते हैं ना। अब मैं क्लास में या तेरे लिए खाना बना दूं, निकल यहां से, याद रखना। वो ये बोलने आया मुझसे मम्मा खाना बना दो, एक तो तोतला बूढ़ा हो गया, अब तक इसका तोतलाना नहीं बंद हो रहा है। डन, यहां तक क्लियर हुआ? यस। तो इसको ये याद रखना है कि ये मुठभेड़ कैसी थी, प्रतिजन कैसा दिखता है, इसको सिर्फ ये याद रखना है। हाँ मैम मैं नोट कर लेता हूँ, हाँ शिवम नोट कर लेना चाहिए। अरे मैं तो कितनी ऐसी बातें नोट करती हूँ कि आज इस बात पे लड़ना है मुझे कई बार ऐसा होता है कि मेरा किसी बात पे बहुत मूड खराब हो जाता है, और मेरे साथ स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था शुरू के तो
2 साल तक तो ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई। तीसरी साल जब वासु हुआ था उस साल हमारी 1-2 लड़ाइयाँ हुई हैं। तो कितनी बार ऐसा होता था, मैं सुबह को मेरा मूड खराब हो जाता था, आदमी ऑफिस में रहता था, अब ऑफिस में तो क्या ही बात करूं मैं, क्या ही लड़ाई करूं, फोन पे तो आधी लड़ाई वैसे ही रुक जाती है। तो ये शाम को आते थे, मैं मुंह फुला के बैठी होती थी, तो ये कहते थे क्या हो गया, इनका कुछ नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी। कहते कुछ किसी ने इनकी मम्मी मेरे पास, मम्मी ने कुछ बोल दिया क्या, मैंने कहा नहीं मुझे बात ही नहीं करनी, जाओ यहाँ से। पर ये अब मेरे को मना रहे, 1-1 घंटे पूछ रहे, अब मैं मनी में गुस्सा किस बात पे हूँ यार, क्या हुआ था। अब मैं लिटरली मेरे साथ ऐसा हुआ था, मतलब 2 बार ऐसा हुआ कि मैं लड़के बैठी हूँ, अगला इंसान ऑफिस से फोन कर रहा है, मैं फोन नहीं उठा रही हूँ, मैं फोन काट रही हूँ, अगला मैसेज कर रहा है कि क्या हुआ है, सब ठीक है, मतलब अगला यही पूछता है ना, दिन में ऑफिस से यही तो पूछेगा सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यही पूछेगा। तो दिन में 4 बार मैसेज आया, सब ठीक है, खाना वाना खा लिया, वासु ठीक है, यही पूछ लेते थे, है ना। अब मैं उस दिन रिप्लाई नहीं करी क्योंकि मैं तो गुस्सा हूँ। अब रात को आके मुझसे पूछ रहे हुआ क्या है, अब मैं गुस्सा हूं, मैं बात नहीं करूं, लेकिन मुझे बात याद नहीं आ रही कि मैं किस बात पर गुस्सा हूं। तो अब उस चीज से मैंने ये सीखा है कि मैं व्हाट्सएप पे, मैंने एक अपना होता है ना, आप अपने व्हाट्सएप पे अपने को ही एक मैसेज कर सकते हो, तो मैं अपने व्हाट्सएप पे लिख लेती हूँ कि इस बात पे मैं गुस्सा हूं, मैं बात करूंगी। हाँ, छोटा टाइमर हो गया। कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक मिल जाता है लड़ने वाला, है ना, लेकिन उस दिन लड़ने का मन नहीं होता है, और ऐसा होता है कि टॉपिक मिल गया लड़ने का, और वो टॉपिक ऐसा है कि इस पर बहुत बड़ा कलेश हो सकता है घर में, बहुत बड़ा मतलब बिल्कुल तलाक तक ही बात पहुंच जाए, ऐसा कलेश हो सकता है। तो मैं उस टॉपिक को उस दिन नहीं लड़ती हूँ, उस टॉपिक पे मैं ये सोचती हूँ कि भाई ये तो बड़ा हथियार है, आज अगर लड़ ली मैं तो ये तो लड़ाई होके खत्म हो जाएगी, कुछ ऐसा हो भी नहीं पाएगा, इसको बड़ी लड़ाई में यूज करूंगी, ये बड़ा हथियार है। और फिर वो बड़ा हथियार बड़ी लड़ाई तक मैं याद हो सकता रख ही ना पाऊं, तो मैं उसको भी लिख लेती हूँ अपने व्हाट्सएप पे कि ये बड़ा हथियार है, इसको बड़ी लड़ाई में यूज किया जाएगा, और फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। तो ऐसा होता है ना। तो स्मृति कोशिकाएं मेरी तो बहुत बेकार है, ऑन सोफा, ठीक है। तो मैं तो भाई अपनी स्मृति कोशिकाओं को मैंने अपने व्हाट्सएप को अपनी स्मृति कोशिका बना रखा है आजकल। डन, ये क्लियर हो गया सबको। तो प्लाज्मा कोशिकाओं का काम होता है प्रतिरक्षी निर्माण, है ना। प्रतिरक्षी क्या है बेटा, सेना है, अभी हम इस पर बात करेंगे प्रतिरक्षी पर। और स्मृति कोशिकाओं का काम होता है उस मुठभेड़ को याद रखना जो प्रतिजन के साथ हुई है, प्रतिजन की शक्ल याद रखना, प्रतिजन की एक्टिविटी याद रखना कि इसने कैसे काम किया था, कैसे मारा था मुझे, कैसा दिखता था, ठीक है। ये हो गया आपका बी कोशिकाएं, बी लसिकाणु, ठीक है। हाँ, सर को लेक्चर सेंड किया, अरे कर दो यार, सर से ही तो लड़ती हूँ निस्वार्थ भाव में, और मैं किससे निस्वार्थ होकर लड़ूंगी बताओ। सर जानते हैं कि है ये निस्वार्थ मुझसे लड़ने वाली, क्या ही कर लेंगे सर, तलाक तो दे नहीं सकते, बताओ, झेल रहे हैं मुझे और मैं झिलवा रही हूँ खुद को, आई एम सो हैप्पी। चलिए, सहायक टी कोशिकाएं क्या होती है, आपको पता है एक लड़का और एक लड़की के प्यार में क्या अंतर होता है। एक लड़के को अगर पता लग जाए कि ये लड़की मुझसे सच में प्यार करती है तो लड़का उसके लिए जान दे देगा, हाँ या नहीं। Whom you called? समझ में आया कि नहीं, आप सबने इस चीज को नोटिस किया ही होगा कि अगर लड़के को पता लग जाए कि ये लड़की तो मुझसे प्यार करती है, सच्चा वाला करती है, तो अब देखो अपवाद तो हर जगह है, लड़के उस चीज का फायदा भी उठा सकते हैं, लेकिन जनरली ये होता है कि लड़के अगर पता लग जाए लड़की मेरे पे जान दे देगी तो लड़के उस लड़की के लिए जान दे देंगे, अगर लड़के को पता लग जाए लड़की मुझसे सच्चा वाला प्यार करती है। लेकिन टेक इट वासु, टेक इट वासु, टेक इट, लेकिन ओके ओके मम्मी ये दूध पी रहे हैं, अभी बाद में बात करना, नहीं नहीं अभी चल रही है। लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है लड़कियों के साथ। अगर लड़की को पता लग जाए कि यह आदमी मुझसे सच में प्यार करता है, भाई मतलब मेरे को तो दुनिया में खजाना मिल गया है, सच्चा प्यार करने वाले आजकल मिलते कहाँ हैं। अगर लड़की को पता लग जाए कि ये मेरे लिए जान दे देगा तो लड़की क्या करेगी, क्या करेगी लड़की, लड़की उसका फायदा उठाएगी हर दिन, हर घंटे, हर समय। समझ गए कि नहीं, यही अंतर होता है।
और ये तुम्हें जीवन में बहुत काम आने वाला है। एलिमनी पे बात आ जाएगी। ठीक है, आ जाओ मोंग सुमित। साधु जी आइए। सहायक टी कोशिकाएं क्या होती हैं? सहायक टी कोशिकाएं, इनका नाम ही है सहायक, ये सहायता करते हैं किसकी? ये सहायता करते हैं बी लसिकाणु की, बी लसिकाणुओं को हाथ हटा लो, प्रतिरक्षी निर्माण में, और ये किलर टी सेल्स, टीके है ना, किलर टी सेल्स को सहायता करते हैं प्रतिजन को मारने में, को प्रतिजन मारने में। ठीक है, तो ये सहायक टी कोशिकाएं हैं, ये सहायता करती हैं। इनका एक ही काम है कि मैं सबकी सहायता करूंगा, मैं तो कर्ण हूं, मैं बी कोशिकाओं को मदद करूंगा, चलो प्रतिरक्षी बनाओ, मैं टी कोशिकाओं को मदद करूंगा, जाओ उसको प्रतिजन को मारो। ये सहायक हैं, इसीलिए हमने इनको सहायक टी कोशिकाएं बोल दिया, हेल्पर टी सेल्स बोल दिया, हेल्प करती हैं। ठीक है, समझ में आया? अब मारक टी कोशिकाएं, नाम ही है मारक, ये कतई भीम है, ये मार धाड़ पे आ जाती हैं, इनको शांत करना पड़ता है, शांत गदाधारी भीम शांत, समझे या नहीं? तो मारक टी कोशिकाओं का काम है प्रतिजन को मारना। ये क्या करती हैं? प्रतिजन को डायरेक्ट अटैक करती हैं, प्रतिजन को मारना इनका काम है, सीधा जाके मारती हैं प्रतिजन को। आओ हम बताएं तुम्हें ऐसे कैसे। ठीक है, ये समझ में आया? सप्रेसर टी कोशिकाओं का काम क्या होता है? इनका नाम ही है सप्रेस करना, ये सप्रेस करती है कि शांत गदाधारी भीम शांत, शांत, बस हो गया। तो दमनकारी कोशिकाएं मारक कोशिकाओं को शांत करती हैं, तो ये क्या करती हैं? हेल्पर टी सेल्स को शांत करती हैं, या यूं बोल दो हेल्पर टी सेल्स को स्वयं की कोशिकाएं मारने से रोकती हैं। मतलब ऐसे समझिए कि ये जो मारक टी कोशिकाएं हैं जिनको हम किलर टी सेल्स बोल रहे हैं, ये किलर टी सेल्स इतनी खतरनाक हैं, इतनी खतरनाक हैं कि जब ये मारने पे आती है, मतलब इनको जल्दी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अगर इनको गुस्सा आ गया तो ये एक तरफ से सबको मारती हैं। ये भूल जाती है, मतलब ये इतनी हाइपर हो जाती हैं कि ये भूल जाती है कि ये पराया था, ये तो अपना ही है। जब ये मारने पे आती हैं तो ये पराई कोशिकाओं को तो मारती हैं, जो बाहर से अंदर आया है उसको तो मारती हैं। ये इतनी पागल हो जाती है मारते मारते कि ये अपनी ही कोशिकाओं पर अटैक कर देती हैं। समझे या नहीं? कौन? किलर टी सेल्स। किलर टी सेल्स बाहर वाले को तो मारेंगी, लेकिन बाहर वाले को मारते मारते ये अपनी कोशिकाओं को ही मारना शुरू कर देती हैं, और सप्रेसर टी सेल्स इनको अपनी कोशिकाओं को मारने से रोकती हैं। समझे या नहीं? समझे या नहीं? समझ में आया ना? एक बार थम्स अप कर दीजिए प्लीज। शिवम, तुम लोग ये सॉरी मतलब ठीक है, चलो बढ़िया। पापा को नमस्ते। हाँ जी, ये क्लियर हुआ या नहीं कि ये दमनकारी कोशिकाएं मारक कोशिकाओं को अपनी कोशिकाओं को मारने से रोकती हैं? डन। स्मृति कोशिकाएं बेटा, इनका वही काम होगा जो उधर का है। ठीक है, ये केवल स्मृति बनाए रखती हैं, स्मृति यानी कि मुठभेड़ की स्मृति बनाए रखना इनका काम है कि अच्छा अच्छा ऐसा था, ऐसा दिखता था, इसको ऐसे मारा था। ये हो गए बेटा आपकी बी और टी लसिकाणु। अब हम बात करेंगे प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या होते हैं। ये लिख लो पहले, एक बार थम्स अप कर दो फिर हम आगे बढ़े। मैं पानी नहीं लाई थी क्या? ये औलाद मेरे को, इसने मेरा खाना पीना सब रोक रखा है। Go and close the balcony door immediately.
Already closed. Bring your Cipalgi bottle in that. Fast. On bed, on bed. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा प्रतिजन और प्रतिरक्षी की। हेडिंग डालिएगा, प्रतिजन क्या होते हैं, एंटीजन क्या होते हैं। तो यहाँ लेट जाओ, बाउंसर पे लेट जाओ, फिनिश योर, आई कांट, आई एम टेकिंग क्लास। प्रतिजन क्या होते हैं बेटा? प्रतिजन ऐसे अणु हो सकते हैं या कोई जीव हो सकता है जो आपके इम्यून सिस्टम यानी कि आपके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करते हैं। किस लिए? प्रतिरक्षी निर्माण के लिए। गो, ठीक है। तो प्रतिजन क्या होते हैं बेटा? ये ऐसे अणु या जीव जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिरक्षी निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। इनको बेटा हम प्रतिजन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रतिजन कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, प्रतिजन कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को उंगली कर रहा है। इतना उंगली करेगा कि आपका प्रतिरक्षा तंत्र उसके अगेंस्ट एक सेना बनाने को तैयार हो जाए, ठीक है। तो प्रतिजन ऐसे अणु या जीव जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिरक्षी निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। अब आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, पर सबके अगेंस्ट आपको गुस्सा नहीं आता, हाँ या नहीं? सबके अगेंस्ट आपको गुस्सा नहीं आता, लेकिन जिसने आपको परेशान किया है या आपकी मम्मी को परेशान किया है, आपके पापा को परेशान किया है, परेशान किसी भी तरीके का मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, या आपके भाई बहन को परेशान किया है, उसके अगेंस्ट आपको गुस्सा आएगा। मन करेगा जब मिले मुंह पे चाटा दें, बेशक दे पाए नहीं दे पाए, पर मन तो करेगा कि वो सामने आए और मैं मुंह पे जड़ूं, ठीक है। आजकल हर किसी को चांटा देना इतना आसान नहीं है जैसे पहले था, लेकिन एक बार को मन में तो आता ही है कि छोटा मोटा तो जड़ ही दें इधर उधर, नहीं तो वो कौन है जिसको चांटा देने का मन करता है? वो कौन है? जिसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मोटिवेट किया है उसको चांटा देने के लिए, हाँ या नहीं? अब ये प्रतिजन बेटा, ये प्रतिजन आपके प्रोटीन हो सकते हैं, प्रोटीन प्रकृति के हो सकते हैं, वसा प्रकृति के हो सकते हैं, ये आपके कोई भी सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, ठीक है, आदि कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, प्रतिजन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रतिजन बेटा एक पूरा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट एक छोटा सा प्रोटीन हो सकता है, या कोई ऑर्गेनिज्म कोई ऐसा केमिकल रिलीज कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है प्रतिजन। प्रतिजन कुछ भी हो सकता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही प्रतिजन हो ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जीव ही प्रतिजन है, या इस जीव के ऊपर, ये जीव है, ये जीव है और इसके ऊपर कोई ऐसा प्रोटीन है या कुछ भी ऐसा केमिकल है जो प्रतिजन हो सकता है, ठीक है। या बेटा कोई ऐसा जीव जो कुछ ऐसे रसायन बना रहा हो जो प्रतिजन हो, इस जीव द्वारा ऐसे रसायन बन रहे हो जो प्रतिजन प्रकृति के हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रतिजन आपका एक संपूर्ण जीव हो सकता है, संपूर्ण जीव आपका प्रतिजन हो सकता है, ठीक है। जीव पर उपस्थित कोई अणु हो सकता है प्रतिजन, कोई अणु प्रतिजन हो सकता है, या बेटा जीव द्वारा स्रावित कोई रसायन भी प्रतिजन हो सकता है,
प्रतिजन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करे कि आओ मुझे मारो। समझे या नहीं? समझे या नहीं? प्रतिजन कुछ भी हो सकते हैं। प्रतिरक्षी क्या? हाँ, डायग्राम बिल्कुल बनाइए श्रेया पांडे डॉक्टर साहब। ये लड़का सच में भूखा है, गया बिस्किट निकाल लाया। तुम ज्यादा ज्ञानी नहीं हो गए हो? खाएगा और डांस और करेगा यम्मी। हेलो रोशन। समझ में आ रहा है ना? बना लो के अंश। हाँ, ब्लड ग्रुप का एंटीजन हमने क्या देखा था? ब्लड ग्रुप में हमने देखा था आपकी आरबीसी की सतह पर एंटीजन था, है ना? पूरा आरबीसी एंटीजन नहीं है, आरबीसी की सतह पर एंटीजन है। तो मैंने क्या बोला, या तो पूरा का पूरा जीव प्रतिजन हो सकता है, या उस जीव के ऊपर कोई ऐसा केमिकल है जो प्रतिजन है, या बेटा वो जीव कोई ऐसा केमिकल रिलीज कर रहा हो जो प्रतिजन प्रकृति का हो। कुछ भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अब ये प्रतिजन जब हमारे शरीर में आते हैं तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा कुछ प्रतिरक्षी बनते हैं, ठीक है? वो प्रतिरक्षी क्या होते हैं, अब हम उस पर बात करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा। हालांकि हमने प्रतिजन प्रतिरक्षी की लास्ट ईयर भी बात की थी जब हमने ब्लड ग्रुप पढ़ा था तब, है ना? प्रतिरक्षी क्या होते हैं? आपके एंटीबॉडीज। इनको बेटा हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से भी जानते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से भी जानते हैं। इनको हम H2L2 या IG भी, एक मिनट, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है तो इनको हम IGs या H2L2 भी बोलते हैं। ये सब प्रतिरक्षी हैं। सबसे पहली बात बेटा, प्रतिरक्षी हमेशा प्रोटीन प्रकृति का होगा, ठीक है? प्रतिजन हमने क्या बोला? प्रतिजन प्रोटीन हो सकता है, वसा हो सकता है, आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है आपका प्रतिरक्षी, सॉरी प्रतिजन। प्रतिजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रतिरक्षी, हैप्पी बर्थडे फिजा समीर, हाँ जी, लेकिन प्रतिरक्षी बेटा हमेशा क्या होगा? ये सबसे पहली बात, हमेशा प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, हमेशा प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्यों होते हैं प्रोटीन प्रकृति के? अरे नैतिक, मैं नहीं खिलाती हूँ यार, मैं नहीं खिलाती हूँ। अब देखो खुद लेकर आया है, अब घर में एक आध तो रखना पड़ता है ना, कभी कोई आ जाए तो। सारे स्नैक्स रखेंगे तो एक बिस्किट भी रख देते हैं उसमें, ठीक है? ऑल दो मैं अरे यार नैतिक, बस चलिए। ये समझ में आया कि नहीं कि प्रतिरक्षी हमेशा प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं इस पर हम बात करते हैं। इनको हम H2L2 अणु भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इस पर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि बेटा H2L2 का मतलब होता है दो हैवी चेन, हैवी चेन मतलब कि भारी, या इनको हम बोल देंगे लंबी श्रृंखलाएं। पागल वागल हो गया क्या? दूध पियो। नो, फिनिश है डूडू फर्स्ट। बाकरवाड़ी खाना है। और इसमें दो लाइट चेन्स होती हैं, ठीक है? दो लाइट मतलब कि हल्की या छोटी श्रृंखलाएं होती हैं। समझ में आया? इसका भी हम चित्र भी बनाएंगे, जब तक आप लिख लो इसको। जब तक मैं क्लास लेती हूँ ये किचन में इंक्वायरी ही करते रहते हैं। हाँ जी, क्या इंक्वायरी चल रही है आपकी? थप्पड़ चाहिए?
मेरे को चाहिए कुछ। निशा डू फर्स्ट। डन। यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब क्यों बेटा ये हैवी और लाइट चेन्स क्या है बेटा? ये अब मैंने क्या कहा, प्रोटीन है। प्रोटीन किससे मिलके बनना होता है, जल्दी बता दो मेरे को। प्रोटीन की एकलक इकाई क्या होती है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। प्रोटीन की मोनोमेरिक यूनिट यानी कि एकलक इकाई क्या होती है, जल्दी से बता दो मुझे। लास्ट ईयर हमने जैवअणु यानी कि बायोमोलिक्यूल्स में इसको पढ़ा है। व्हाट इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ डैश। किसके बहुलक होते हैं प्रोटीन, किसके पॉलीमर्स होते हैं, जल्दी से बताइए। यस, अमीनो एसिड, बिल्कुल सही बोला, सही पकड़े हैं। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो अगर मैंने बोला लंबी श्रृंखला या भारी श्रृंखला, मतलब इसमें ज्यादा अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, आपकी जो हैवी चेन्स होती हैं इसमें 400 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा झेल लेना, याद नहीं रखना है। और हल्की चेन्स में केवल 200 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 200 अमीनो अम्ल है तो हल्की भी हो गई, छोटी भी हो गई। 400 है तो लंबी भी हो गई, भारी भी हो गई। ठीक है, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, जरा आओ ये लिख लो, फिर एक बार हम सब कर दो तो आगे बढ़े। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एंटीबॉडीज कितने टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद आपका उपार्जित प्रतिरक्षा खत्म हो जाएगा। डन। आइए प्रतिरक्षी की संरचना देखेंगे, हेडिंग डालिएगा प्रतिरक्षी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। What happened?
हाँ, वेट। वेट आई सेड ना। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा है मैम, क्या दिक्कत है भाई? इतना सिंपल सा स्ट्रक्चर है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? हम्म। ईट पियर्स, जल्दी से बनाइए इसको। नो, नॉट नीडेड, स्विच इट ऑफ। जल्दी बनाइए इसको। एस क्या है बेटा? एस मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड। सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड बनेगा तो हो जाएगा आपका ये डाइसल्फाइड बॉन्ड। जल्दी से बनाइए ये। हो जाए तो बताना। डायग्राम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डन सबका। हम्म 400 क्या है बेटा? 400 अमीनो एसिड्स है। जूम कर दो प्लीज। अभी दिख रहा है? हाँ जी, ऑल क्लियर है, बना लो। मैम इनके पीछे बॉन्ड क्यों बने बेटा? इनको जोड़ने के लिए। ये जो आपको चार श्रृंखलाएं दिख रही हैं जिनमें दो लंबी दो छोटी, इसीलिए हम इसको दो हैवी दो लाइट H2L2 मॉलिक्यूल कहते हैं। समझे या नहीं? SSS डाइसल्फाइड बॉन्ड, सल्फर सल्फर के बीच में बनने वाला बॉन्ड SS डाइसल्फाइड। एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या होता है अभी बताएंगे भैया, सब बताएंगे। कौन लिख रहा था ये? नाम नहीं देख पाई मैं।
चलो जूम कर दिया, अब इसको वापस से ओरिजिनल पोजीशन पर ले जाते हैं। हम्म हम्म परफेक्ट। चलिए अब हम कुछ चीजें यहाँ पर देखते हैं। जो मैंने पिंक कलर से भाग बताया बेटा, जो पिंक कलर से, पिंक वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन। वेरिएबल मतलब जो बदल सकता है, वेरिएबल रीजन। इसको हम बोलते हैं परिवर्तनशील भाग। हिंदी मुझे नहीं पता, बस मैं आपको बता रही हूं। और जो येलो कलर से बेटा हमने भाग दिखाया है ये पूरा है कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट मतलब जो सेम रहता है, नियत रहता है। कांस्टेंट की एक बार मुझे हिंदी कंफर्म कर देना। नियत भाग इसको हम बोलेंगे, जो सेम रहता है, जिसमें बदलाव नहीं आते। एक चीज मैम, ये पर्पल है, गरिमा जी, I guess this is purple. गरिमा, if I'm not wrong, तो ये है पर्पल। Oh, nice. This is pink, light pink, I must say. ठीक है, पर्पल यही होता है ना? हाँ, धन्यवाद। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है मैम, दिस इज लाइट पर्पल, आंचल लिख रही है आज रंग को लेके। मैम दिस इज वायलेट, भाग यहां से सिद्धि। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज क्लियर हुई पहले तो। अब हमने क्या बोला बेटा कि ये जो आपका प्रतिरक्षी है इसमें दो लंबी श्रृंखलाएं हैं जो आपको दिख रही हैं, ठीक है, दो लंबी श्रृंखलाएं हैं, इसीलिए हमने, या इनको आप भारी बोल दो, ठीक है, भारी श्रृंखलाएं हैं, इसीलिए बेटा हमने इसको हैवी, टू हैवी या H2 बोल दिया, ठीक है। और इसमें बेटा दो हल्की या छोटी श्रृंखला, छोटी है तो हल्की होगी, सीधी बात है। नहीं मैम, छोटी और मोटी भी तो हो सकती है, तो इसको हमने दो लाइट या L2 बोल दिया। इसीलिए बेटा कि इसीलिए प्रतिरक्षी को हम H2L2 अणु भी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए हम प्रतिरक्षी को H2L2 अणु भी बोलते हैं। ये चीज सबको क्लियर हुई क्यों हम इसको H2L2 बोलते हैं? ये नीट में आ चुका है, मतलब सॉरी आपको क्वेश्चन मिलेगा ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में और इस एक श्रृंखला के अंदर भी डाई सल्फाइड बंद होते हैं। तो इसमें आपको टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहां पर आपको 16 डाई सल्फाइड बंद देखने को मिलेंगे। 16 आपको डाई सल्फाइड बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहां पर एक चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो ये कि ये जो परिवर्तनशील भाग है जिसको हमने वेरिएबल रीजन बोला, इस वेरिएबल रीजन में आप यहां पर जो संरचना देख रहे हैं बेटा, ये संरचना को हम बोलते हैं पैराटोप, ठीक है। इस भाग को हम क्या बोलते हैं? इस भाग को हम बोलते हैं पैराटोप।
इस भाग को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस भाग को हम बोलते हैं पैराटोप। पैराटोप, क्लियर? पैराटोप क्या है, एपिटोप क्या होता है? आओ, ये संरचना बन गई तो हम आगे बढ़े। एक और स्लाइड का मैं इस्तेमाल कर लूं, या ऐसे यहीं पर एक छोटा सा डायग्राम बना करके मैं आपको समझा देती हूँ। अच्छा, और एक चीज मैं यहीं पर लिख दूं कि ये जो आपका प्रतिरक्षी होता है H2L2 अणु है बेटा, और ये वाई आकार का होता है। कैसा होता है ये? वाई आकार का, या वाई आकार की इसकी संरचना होती है। ठीक है, चलिए अब यहीं पर हम एक डायग्राम और बना लेते हैं समझाने के लिए। ये आपका एंटीबॉडी है, ये आपका एंटीबॉडी है, ठीक है, और ये आपका कोई एंटीजन है। जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाया है बेटा, आराम से, इसको हम बोलते हैं प्रतिजन, और जो मैंने हरे रंग से बनाया है बेटा, इसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षी। तो प्रतिजन प्रतिरक्षी कुछ इस तरीके से मिलते हैं। एक प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ कुछ इस तरीके से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो प्रतिजन की वो जगह जिससे वो प्रतिरक्षी से जुड़ेगा उसे हम बोलते हैं एपिटोप, ठीक है। तो ऑरेंज कलर में बेटा ये जो आपको दिख रहा है, ये इसको हम बोलते हैं एपिटोप, और ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो इससे जुड़ेगा, इसे हम बोलते हैं पैराटोप। हाँ जी, च्यू करके खाओ। पैराटोप, एपिटोप और पैराटोप क्या होते हैं, इसको एक बार आप समझ लीजिए। एपिटोप प्रतिजन का वो स्थल जिससे वो प्रतिरक्षी से जुड़ेगा, और पैराटोप प्रतिरक्षी का वो स्थल जिससे वो प्रतिजन से जुड़ेगा। ये समझ में आया नहीं? हाँ, प्रतिजन का प्रतिरक्षी बंध स्थल एपिटोप कहलाता है, प्रतिरक्षी का प्रतिजन बंध स्थल पैराटोप कहलाता है। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, ये समझ में आया कि नहीं? प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या है वो समझ में आया। प्रतिरक्षी जो हमारी बॉडी सेना बना रही है, प्रतिजन जो बाहर से हम पर अटैक किया है, ठीक है। तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी ये हो गया। अब प्रतिजन का प्रतिरक्षी से जुड़ने वाला जो स्थल है उसको हम एपिटोप बोलते हैं, प्रतिरक्षी का प्रतिजन से जुड़ने वाला जो स्थल है उसको हम पैराटोप बोलते हैं। ये क्लियर हुआ है नहीं? लिखा दीजिए, बिल्कुल लिखा देंगे। आ जाओ, तो अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। प्रतिजन का प्रतिरक्षी बंध स्थल, प्रतिरक्षी बंध स्थल क्या होता है बेटा? इसको हम बोलते हैं एपिटोप, और प्रतिरक्षी का प्रतिजन बंध स्थल, प्रतिरक्षी का प्रतिजन बंध स्थल क्या कहलाता है बेटा? पैराटोप। समझ में आ गया? डन, फिनिश इट, फिनिश अप हियर। तो फिनिश योर डू देन, लाई डाउन ऑन योर बाउंस, फिनिश इट। समझ में आया नहीं? अच्छा मैम इधर सुनो जरा, वीडियो कॉल करो, भाग यहाँ। वासु का रियल नेम क्या है? क्यों वासु रियल नहीं लगता है क्या? वासु नकली सा नाम लगता है क्या? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? एंड योर स्कूल नेम इज? सुन लिया? वैद्युत। वासु स्कूल नेम इज वैद्युत।
विद्युत नहीं है, वैद्युत, इट्स वैद्युत, या आप इसको ऐसे बोल दो, वैद्युत। वासुदेव नहीं है, वासुदेव तो ये घर पे हैं, और ये ऐसे वासुदेव हैं दिन भर हमसे पिटते हैं। हाँ, तो मैं इसको मारती हूँ तो मुझे बाद में लगता है यार, मतलब आजकल तो जेंटल पेरेंटिंग का जमाना है, लोग अपने बच्चों को डांटते भी नहीं है। मैं कैसी जल्लाद माँ हूं जो इसे मारती हूँ, पर फिर मैं सोचती हूँ इसी लायक है। चलो दलित, ओके नाउ गो। वो कह रहा है माय नेम इज वैद्युत चिल्ला रहा है। चलिए डन, इन स्कूल, चलो डन। करंट बोल लो, इलेक्ट्रिसिटी बोल लो, ब्रिलियंट बोल लो, ऑल सेम। लेट मी क्लीन दिस। डन डन, डोंट टच। मैम आप स्कूल भेजते हैं वासु को? नहीं, मैं वेट कर रही हूँ इसके 3.5 साल के होने का। मैं सोचती हूँ इसको स्कूल भेजूँ, सब लोग मुझे, मेरे घर वाले मेरे को ज्ञान देने लगते हैं, लेट नहीं हो गई हो तुम तो, जब 6 महीने का हुआ था तभी से बिठा देना चाहिए था, और ये वो इतने ताने पड़ते हैं मुझे। तो मैं सोचूं ठीक है इनके मन की कर लेते हैं और 3-4 महीने वेट कर लेते हैं। डन, ठीक है। तो ये हो गई बेटा प्रतिरक्षी की संरचना। इसको हम H2L2 अणु बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 हैवी 2 लाइट चेन्स हैं। ये हमेशा प्रोटीन प्रकृति के होंगे। आपका प्रतिजन कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, वसा हो सकता है, आपका ग्लाइकोलिपिड हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, लेकिन आपका प्रतिरक्षी हमेशा और हमेशा प्रोटीन ही होगा क्योंकि वो अमीनो एसिड से मिलकर के बना है। ठीक है। इसमें वेरिएबल रीजन होता है, वेरिएबल रीजन में एक पैराटोप होता है। पैराटोप वो जगह है जहां पर ये एंटीजन से जुड़ेगा, और एंटीजन की वो जगह जो आकर के पैराटोप से जुड़ेगी वो बेटा आपकी एपिटोप कहलाती है। जो आपका प्रतिजन होता है ये जो आपका प्रतिरक्षी होता है ये वाई आकार का होता है, और इसमें 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलते हैं। दिस इज इट। ठीक है। अब प्रतिरक्षी आपके कई सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है। ओए लेट जा इधर, आया बड़ा, कोई इंटरेस्टेड नहीं है जानने में, तू खुद ही चिल्लाए जा रहा है। चलिए, तो प्रतिरक्षी बेटा कई प्रकार के होते हैं। प्रतिरक्षी कई प्रकार के होते हैं, और ये कई प्रकार कौन कौन से हैं? प्रतिरक्षी, ये थोड़ा ज्यादा ही टेढ़ा हो गया। प्रतिरक्षी कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं ये बेटा? इसमें आ गया आपका नंबर 1 IG IgA, IgM, IgD और IgE। ये बेटा मैंने घटते क्रम में लिखा है। घटते क्रम में मतलब सबसे, डायग्राम गलत है मैम, प्लीज चेक। ओ माय गॉड, क्या गलत है इसमें भाई? क्या गलत हो गया है इसमें? आपकी एनसीईआरटी में भी तो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या गलत है बेटा इसमें? ये सी और एन टर्मिनल नहीं बताया, चलो ये भी बताते हैं, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। हैं? आओ बात कर लेते हैं। अब सी और एन यहाँ पर दिखाया तो हम भी बात करेंगे। चलिए, बात नहीं करेंगे, हम रिवाइज करेंगे जो हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा था लास्ट ईयर उसको। सबने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा लास्ट ईयर? लास्ट ईयर जब हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा था तो वहां पर हमने प्रोटीन की श्रृंखला देखी थी। हमने वहां पर ये भी देखा था कि जो प्रोटीन होता है उसमें पहला अमीनो एसिड किस साइड होता है? जल्दी से बता दो। प्रोटीन में पहला अमीनो एसिड किधर होगा? राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा? मैं ऐसे खड़ी हूं, ठीक है। तो प्रोटीन में पहला अमीनो एसिड कहाँ होगा? यहां होगा या यहां होगा? राइट में होगा या लेफ्ट में होगा? जल्दी बताइए। हाँ जी, प्रोटीन में पहला अमीनो एसिड कहाँ होगा? राइट में होगा या लेफ्ट में होगा? बताओ।
बताओ बताओ, टेल टेल। हाँ, राइट में होगा या लेफ्ट में होगा? लेफ्ट में होगा। जो राइट बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ठीक है। हमने प्रोटीन यहां से बनाना शुरू किया था, तो पहला अमीनो एसिड हमेशा कहाँ होगा? लेफ्ट में होगा। आखिरी अमीनो एसिड हमेशा कहाँ होगा? राइट में होगा। पहली चीज सबको क्लियर हो गई, याद आ गया। जिनको नहीं याद है वो रिवाइज कर लो। दूसरी चीज हमने ये देखा था कि प्रोटीन में अगर पहला अमीनो एसिड लेफ्ट में है तो पहला जो उसका लेफ्ट साइड होगा वो एन टर्मिनल होगा या सी टर्मिनल होगा? जल्दी से बता दो। पहला अमीनो एसिड अगर लेफ्ट में है तो वो एन टर्मिनल होगा या सी टर्मिनल होगा? मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को, जिनको नहीं याद है। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है बेटा, याद करिए। हमने देखा था सी एच, ये अल्फा कार्बन था, ये आर था, ये सी ओ एन एच बॉन्ड था, ठीक है। इसको हम बाद में बनाएंगे। यहाँ पर ये NH2 था। ये पहला अमीनो एसिड हो गया। दूसरा अमीनो एसिड बेटा हमने बनाया था यहाँ पर आपका, ये NH बॉन्ड था, ये अल्फा कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन, वेरिएबल R ग्रुप, यहाँ पर भी CO, और ये तीसरे से जुड़ा होगा जहाँ पे ये NH होगा, अल्फा कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, वेरिएबल R ग्रुप होगा, CO होगा। ये अगले से जुड़ा होगा जहाँ पे ये NH होगा, अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन, वेरिएबल R ग्रुप, CO, और ये आगे जाकर के जुड़ा होगा अगले अमीनो एसिड के NH से। यहाँ पर अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन, वेरिएबल R ग्रुप, COOH। याद आ रहे? याद आ रहे? हाँ, तो ये बेटा इसको कौन सा बंध बोलते हैं? जल्दी से आप मुझे बताइए, इसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। ये कौन सा बॉन्ड है? हाँ जी, जल्दी बताइए, इसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं? CONH बॉन्ड। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से बन रहा था आपका, क्या बोलते हैं इसको हम, निर्जलीकरण संश्लेषण से बन रहा था। और इसको हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? प्रोटीन में CONH बॉन्ड, जो कि डिहाइड्रेशन से, यस, पेप्टाइड बॉन्ड। जो एस्टर बोल रहे हैं मर जाओ जाके। हाँ, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड था। मजा आया? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बेटा कार्बोहाइड्रेट से बनता है। एस्टर बॉन्ड आपके लिपिड से बनता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आपके न्यूक्लिक एसिड से बनता है। दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी देख लो बेटा, अगर ये लंबी श्रृंखला है तो पहला अमीनो एसिड हमेशा इधर होगा, इसको हम बोलते हैं एन सिरा। आखिरी अमीनो एसिड हमेशा इधर होगा, इसको हम बोलेंगे सी सिरा। और तो कुछ भी गलत नहीं है बेटा, कुछ भी गलत नहीं है, डायग्राम में कुछ गलत नहीं है। हाँ, फैट क्या है? नीरज बोल रहा है फैट क्या है? भाई अगर तू मोटा है तो तेरी बॉडी में वो जो चर्बी जमा है वो फैट है, और अगर तू पतला है तो तेरी बॉडी में जिस चीज की कमी है वो फैट है। समझ गया? मैडम फैट क्या है? क्लियर? चलिए अब हम आ जाते हैं वापस से अपने प्रतिरक्षी के प्रकार पर, है ना। मैं जा रही हूं मरने शिप्रा। तो प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिरक्षी होते हैं बेटा कई सारे प्रकार के। हम मेन देखते हैं 5। इन 5 में मैंने घटते क्रम में बताया है। घटते क्रम में मतलब मैडम नोट नहीं हुआ, वो नोट करना भी नहीं है, ठीक है। वो केवल रिवीजन था अपने क्लास 11th का। एनसीईआरटी में एन और सी लिखा था, तो हो सकता है बहुत बच्चे बोल रहे हो ये कहाँ से आ गया, तो मैंने सिर्फ रिवाइज करा दिया है, ठीक है ना। चलिए तो हाँ, तो आपके घटते क्रम में मैंने लिखा है। तो यहाँ पर बेटा जो जी है ये सर्वाधिक मात्रा में होती है, सर्वाधिक, ठीक है, और ई सबसे कम मात्रा में, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, अगर आपकी इतनी इच्छा है। IgG सबसे ज्यादा होता है, IgA उससे कम होता है, IgM उससे कम होता है, IgD उससे कम होता है, और सबसे कम मात्रा में जो पाया जाता है वो IgE होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहली चीज, सबसे ज्यादा होते हैं IgG, लेकिन ये सबसे छोटे होते हैं।
ठीक है, ये मात्रा में सबसे ज्यादा जरूर हैं, लेकिन साइज में ये सबसे छोटे होते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़े कौन से होते हैं बेटा? तो आईजीएम सबसे बड़े होते हैं। सबसे बड़े आकार के अगर कोई होते हैं तो वो होते हैं आपके आईजीएम। अब थोड़ा सा पीछे आइए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़े हुए, ठीक है, और हो भी गया हो अगर बहुत ज्यादा समय, तो बेटा बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है उसको रिवाइज किए हुए। क्योंकि याद करिए, जब हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर खत्म किया था और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज शुरू करने से पहले एक क्लास हमने केवल और केवल क्वेश्चन आंसर पर रखी थी। हमने उसमें केवल एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए थे आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। तो आपने वहां पर, यस राइट, आपने वहां पर ऐसा कुछ सुना होगा कि बच्चे के लिए शुरुआती दिनों में माँ का दूध बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि माँ के दूध में ऐसा क्या होता है, जल्दी बता दो। हाँ, मुबशिरा, मुबाशिरा। बेटा आई एम सो सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत ले रही हूँ तो, हाँ, लेकिन यस, कोलेस्ट्रम है ना। कोलेस्ट्रम में क्या होता है, क्यों जरूरी होता है माँ के लिए शुरुआती दिनों का, बच्चे के लिए माँ का शुरुआती दिनों का दूध क्यों जरूरी होता है? यस, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रम में आईजीए होता है। तो ये शरीर के स्राव में पाया जाता है, यानी कि बॉडी के सिक्रीशंस, जैसे दुग्ध में, ठीक है, लार में, और आपके अश्रुओं में यानी कि टीयर्स में, ठीक है, आदि में बेटा ये आईजीए एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है, उम्मुल कुरा शेख, आपका आंसर सही है बेटा, मैं आपकी भावनाएं समझ पा रही हूँ, लेकिन स्पेलिंग बहुत ही ज्यादा गलत लिखी है आपने। हाँ, खीस जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया बेटा आपका सबसे इंपॉर्टेंट। स्विच ऑफ द लाइट। दूसरा बेटा, आईजीजी के बारे में भी हमने कुछ तो सुना था, सुना सुना लग रहा है आईजीजी, क्योंकि आईजीजी सबसे छोटे होते हैं। यही कारण है बेटा कि एकमात्र यही वो एंटीबॉडी है जो मां से बच्चे में प्लेसेंटा को पार करते हुए निकल जाता है, बाकी तो नहीं जा पाते। अरविंद बोल रहे हैं 4 पैराटोप, 5 पैराटोप, डाइमर, पेंटामर, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको एक्स्ट्रा ज्ञान में भी नहीं पढ़ना है, कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कौन सा एंटीबॉडी पेंटामर होता है, कौन सा डाइमर होता है, कौन सा क्या, ये सब आपको नहीं पढ़ना है बेटा, जो जरूरी है वो मैं पढ़ा दे रही हूँ। ठीक है बेटा, तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है आईजीजी, आकार में सबसे छोटा होता है, और यही कारण है ये प्लेसेंटा यानी कि अपरा को पार कर भ्रूण में जाता है। और तो कोई एंटीबॉडी बच्चे को नहीं मिलते जन्म से, आईजीजी मिलता है, और आईजी उसको माँ के दूध से मिल जाता है। हाँ या नहीं, ये क्लियर है। आईजीएम और आईजीडी कोई काम के नहीं है। आईजीई आपको पता होना चाहिए, जो आपकी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, जो आपकी एलर्जिक अनुक्रियाएं होती हैं बेटा, उसमें आपके आईजीई इसके कारण होती है। ठीक है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। डन, समझ में आया? तो प्रतिरक्षी कई प्रकार के होते हैं, मैंने आपको ये 5 बता दिए, आईजीजी, एएमडीई। ठीक है, इनकी संरचना वगैरह भी होती है, वो आपको नहीं पढ़नी है, कौन सा पेंटामर है, कौन सा एम सबसे बड़ा ये पेंटामर होता है। ठीक है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, एलर्जिक रिस्पॉन्स में बेटा आपका आईजीई काम आता है। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है? एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जहां से आपके नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, और वो ये बेटा कि जो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए जिम्मेदार है। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन क्या होता है बेटा? ट्रांसप्लांट रिजेक्शन मतलब कि ये प्रत्यारोपित अंगों को अस्वीकृत करती है, अंगों
कौन, एक मिनट रुक जाना यार, मैं तो ये को की के में आधा टाइम फंस जाती हूँ। आप प्रत्यारोपित अंगों के, नहीं की अस्वीकृति के लिए, ओए stay away, I'll tell पापा वेट, के लिए why you touching that, ये और लिख लेना बेटा, ग्राफ्ट रिजेक्शन आप बोल सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई भी हमारा अंग, जैसे किडनी फेल हो गई तो हमने किसी की किडनी ले ली है ना, या आपका कोई और भी अंग फेल हो गया तो आप किसी और का बेटा अंग प्रत्यारोपण करवाते हैं। ठीक है, लेकिन सारे के सारे प्रत्यारोपित अंग आपकी बॉडी के अंदर एक्सेप्ट हो जाएं जरूरी नहीं है। ठीक है, कई बार जो अंग प्रत्यारोपण आप इतना पैसा दे करके करवाते हैं है ना, आप इतना अपना शरीर कटवाते हैं, अगले का एहसान लेते हैं है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आपने अंग प्रत्यारोपण कराया और अंग प्रत्यारोपण कराने के बाद आपकी बॉडी के अंदर जो अगले का अंग लगाया है, आपका इम्यून सिस्टम उसको धिक्कार है तुम पर बोल करके अस्वीकृत कर देता है। आपने तो पैसा भी खर्च कर दिया, आपने शरीर भी कटवा लिया, अगले का एहसान भी ले लिया, उसके बाद आप ही के इम्यून सिस्टम ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि मैं नहीं मानता इसको, ये तो पड़ोसी का है, मेरा नहीं है, और वो उसको मार देगा, अटैक कर देगा। तो कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र इसके लिए जिम्मेदार है? आपका कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बेटा इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आपको एक और चीज यहां पर पता होनी चाहिए, स्टार बना के लिख लीजिएगा, स्टार बना के लिखिएगा, कॉर्निया ट्रांसप्लांट। कॉर्निया आपके नेत्र का एक भाग होता है। ठीक है, कॉर्निया प्रत्यारोपण की अस्वीकृति कभी नहीं होती, अस्वीकृति कभी नहीं होती, मतलब इसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। अस्वीकृति मतलब कि रिजेक्शन, इसको कोई रिजेक्ट कभी नहीं कर सकता। क्यों? उसका कारण है बेटा, इसका कारण क्या है? क्योंकि कॉर्निया में रक्त आपूर्ति नहीं होती। ठीक है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। जहां पर ब्लड सप्लाई ही नहीं है तो ऐसी कोई कोशिका वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि लसिकाणु कहाँ पाए जा रहे हैं? लसिकाणु आपके रक्त में है ना, चाहे बी लसिकाणु हो चाहे टी लसिकाणु हो। हाँ, आपने क्लास 11 में बताया था कि क्लोजर का ऑर्गन लेना चाहिए। हाँ, जितना क्लोज रिलेटिव हो उसका ऑर्गन ले, है ना। आपका जुड़वा भाई बहन है तो सबसे बेस्ट है, जुड़वा नहीं है तो आपका सगा भाई बहन हो तो और अच्छा है, सगा भाई बहन है तो आपके माता पिता हो तो अच्छा है, माता पिता नहीं दे सकते तो बेटा माता के या पिता के रिलेटिव्स दे दें, वो अच्छा है। ठीक है, वो भी नहीं दे सकते तभी आप किसी अजनबी का अंग लें तो बेस्ट है। ठीक है ना। तो कॉर्निया एकमात्र ऐसा अंग है जिसका अगर आप प्रत्यारोपण कराते हैं तो वो रिजेक्ट कभी नहीं होता है। रीजन बीइंग कि उसमें ब्लड सप्लाई नहीं है। जब ब्लड सप्लाई नहीं है तो वहां पे ब्लड सेल्स नहीं पहुंचेंगे, ब्लड सेल्स नहीं पहुंचेंगे, आपके लिम्फोसाइट्स नहीं पहुंचेंगे, तो उनको रिजेक्ट कौन करेगा? समझे या नहीं? और ये जो आपके प्रतिरक्षी हैं बेटा, ये आपके रक्त में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा ये रक्त में पाए जाते हैं, इसीलिए रक्त क्या है? रक्त आपके शरीर का तरल है। ठीक है, इसीलिए बेटा क्या है? अच्छा, तू लगा यहां से, भाग यहां से, बस गो फ्रॉम हियर प्लीज। ठीक है, इसीलिए बेटा हम इसको तरल प्रतिरक्षा कहते हैं, क्योंकि ये आपके तरल यानी कि रक्त में पाए जाते हैं। ठीक है ना, यहां तक डन। एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम खत्म करेंगे। चलो, तो आज का लेक्चर थोड़ा भारी हो गया लेकिन चलेगा, क्योंकि अब इसके बाद हम सीधा मिलेंगे अगले हफ्ते रक्षाबंधन वगैरह मनाने के बाद, है ना। तो
इनर सेल मास भी ऑर्गन बना सकते हैं ना मैम? बेटा इनर सेल मास से ही तो सारे आपके पहले तो तीनों जर्म स्तर बनते हैं, जर्म स्तर से आपके ऊतक फिर अंग बनते, तो बिल्कुल वो आपके स्टेम सेल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा? एनसीईआरटी कहती है कि उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट होती है, जिस रोगजनक को मारने के लिए बनी है केवल अगली बार उसी को मारेगी। ठीक है, इसका जो अभिलक्षण है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है बेटा मेमोरी, स्मृति। इसका अर्थ है कि हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो एक अनुक्रिया बनती है जो कि निम्न तीव्रता की होती है, इसको बेटा हम प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। बाद में उसी रोगजनक से अगर सामना होगा तो बेटा उच्च तीव्रता की अनुक्रिया होती है, जिसको हम द्वितीय क्या पूर्ववृत्तीय या एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। इसका कारण ये है कि हमारे शरीर को पहली बार जो मुठभेड़ हुई थी उसकी याद बनी हुई है। ठीक है, इसीलिए उसने दूसरी बार जल्दी से उसको पहचान करके इमीडिएटली इफेक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, सब क्लियर हो गया यशराज? आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हमारे शरीर के रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार के लसिकाणुओं के कारण होती है। कौन कौन से? बी लसिकाणु और टी लसिकाणु, यही हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, रोगजनकों की अनुक्रिया में बी लसिकाणु हमारे रक्त में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करते हैं ताकि वो रोगजनकों से लड़ सकें, और इनको बेटा हम प्रतिरक्षी या एंटीबायोटिक्स नहीं कहते भाई, ये एनसीईआरटी ने बहुत गलत लिखा है, इसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज। प्लीज आप अपनी एनसीईआरटी में अभी इसको आप सही करा लें। एमएचसी क्या होता है अरविंद? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स आपको नहीं पढ़ना है भाई, सब कुछ मैं पढ़ा दूंगी तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ोगे जाके? एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमएचसी वगैरह आपके फर्स्ट ईयर फिजियो के जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उसमें आता है, वाइवा में पूछा जाता है एमएचसी वगैरह, तो एमएचसी आपको भी नहीं पढ़ना है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे बढ़े। आगे एनसीईआरटी कहती है कि जो टी लसिकाणु होते हैं, जो आपके टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये खुद से कोई प्रतिरक्षी नहीं बनाते, लेकिन हाँ ये बेटा आपके बी लसिकाणुओं को मदद करते हैं प्रतिरक्षी बनाने में। ठीक है, और कौन से? हेल्पर टी सेल्स। एनसीईआरटी ने उतना डिटेल में नहीं बताया, लेकिन जो जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बताया। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में बेटा क्या होता है? 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, 2 छोटी और हल्की, 2 बड़ी, जिनको बेटा हम दीर्घ या लंबी श्रृंखलाएं कहते हैं। इसीलिए बेटा इनको हम H2L2 के रूप में दर्शाते हैं। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के प्रतिरक्षी हैं, जैसे कि आपके IgA, MEGD। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हैं। एक प्रतिरक्षी का कार्टून ऊपर दिया गया है। ठीक है, और क्योंकि बेटा ये आपके रक्त में पाई जाती है, इसलिए हम इनको तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया या ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, अब यह 2 प्रकार के प्रतिरक्षा माध्यम उपार्जित प्रतिरक्षा अनुक्रियाओं में से एक है। दूसरी कौन सी है बेटा? आपकी सेल मीडिएटेड कोशिका माध्यित। ठीक है, पहली होगी आपकी ह्यूमरल, दूसरी होगी आपकी कोशिका माध्यित। टी लसिकाणु बेटा कोशिका माध्यित के लिए जिम्मेदार होती है। जब हृदय, नेत्र या कोई भी आप बेटा ऐसा आपका कोई भी अंग अगर काम करना बंद कर दे तो एकमात्र उपचार क्या बचता है आपका? प्रत्यारोपण। प्रतिरोपण नहीं होता है बेटा, प्रत्यारोपण होता है ना, अंग प्रत्यारोपण होता है, ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, है ना। और उस कंडीशन में बेटा आप एक उपयुक्त दाता की तलाश शुरू कर देते हैं, लेकिन सारे प्रत्यारोपण बेटा आपके अंदर नहीं चल सकते, क्योंकि और इसीलिए कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने से पहले बेटा प्रॉपर जांच होती है कि ये अंग हम इस उसके अंदर क्या है अपना इस रेसिपिएंट के अंदर डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। बहुत सारे बेटा टेस्ट होते हैं, टिश्यू टेस्ट होते हैं, एमएचसी वगैरह मैच किए जाते हैं, तब जाकर के बेटा हम अंग प्रत्यारोपण करते हैं। किसी भी स्रोत से बेटा आप अगर कोई ऐसा अंग लेकर के लगाते हैं तो देर सवेर वो आपको नकार दिया जाता है, और इसके लिए जिम्मेदार है बेटा आपका, तो इसके लिए बेटा ऊतक मिलान, रक्त मिलान, ये सब जरूरी है। ठीक है, ये सब मिलाने के बाद ही बेटा हम अंग प्रत्यारोपण करते हैं। और जो लोग भी बेटा ऐसे कोई भी ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं वो पूरी जिंदगी इम्यूनोसप्रेसेंट्स खाते हैं। ये भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा था बेटा, जब मैंने आपको
हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो वहां पर बेटा मैंने आपको ये पढ़ाया था, है ना, जो आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। और ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स की जरूरत कब पड़ती है? जब आपको ये अंग प्रत्यारोपण कराते हैं। ये मैंने आपको तब भी बताया था, आगे ही बता देंगे, ठीक है। शरीर अपनी और पराई कोशिकाओं में भेद करने में सक्षम है, और कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा बेटा जो भी प्रत्यारोपण आपने कराया है उसको पहचान करके उसको अस्वीकृत कर देता है, उसको रिजेक्ट कर देता है कि ये तो अपना नहीं है, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। समझे कि नहीं? यहां तक क्लियर है? चलिए, तो आज ये आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, ये हम देख चुके हैं। ये हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मैं पोल स्टार्ट करूंगी। क्वेश्चन इज, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन है बेटा, एक ही रोगजनक के बार बार आक्रमण, एक ही रोगजनक अगर बार बार आक्रमण करता है तो उच्च स्तरीय एनाम्नेस्टिक प्रतिक्रिया के लक्षण दिखेंगे आपको, या एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। कारण है हमारे शरीर में पहले आक्रमण की स्मृति होती है, मेमोरी बनी होती है। चलिए, 45 सेकेंड दे रही हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और मैं पोल स्टार्ट कर रही हूँ। व्हाट आर यू डूइंग? कीप देम बैक इमीडिएटली। I'll call Abhishek. Wait, where's my phone? So go and keep them back. Go and keep them back. First, keep them back. मैं साइड हो जा रही हूँ। डन? चलिए, तो दोनों सही है, ठीक है। एक ही रोगजनक अगर दूसरी बार अटैक करेगा, बार बार अटैक करेगा बेटा, तो सेकेंडरी रिस्पांस है एनाम्नेस्टिक रिस्पांस देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बेटा पहले जो अटैक हुआ था उसकी मेमोरी हमारी बॉडी में सेव्ड है, ठीक है। तो दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है। आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। ए, लेट्स चेक द रिजल्ट। केवल 87% बच्चों का सही है, गौरव, साक्षी और वेद प्रकाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एंटीजन क्या होते हैं बेटा? एंटीजन क्या होते हैं? सॉन्ग सुना दो बेटा, मेरा गला देख रहे हो तुम लोग? मलिक लिख रहा है एनसीईआरटी पढ़ रहा था मैम के साथ, अच्छी बात है। चलिए, तो क्या होते हैं बेटा एंटीजेंस? ऐसे रसायन जो विनोम के स्रावन को प्रेरित करते हैं। विनोम का मतलब होता है विष, विष के स्रावन को प्रेरित करते हैं। एंटीजन टीके होते हैं एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करने वाले रसायन, ऐसे रसायन जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनवाते हैं, ठीक है। शरीर के रक्षा तंत्र का भाग नहीं होते हैं, ये तो बाहर से आते हैं। रक्षा तंत्र का भाग होते हैं बेटा आपके एंटीबॉडीज। लेट्स चेक। लगभग 65% बच्चों का सही है, साहिल, संध्या और सपना। सो दिस इज इट। जाते जाते ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आज बेटा हमने उपार्जित प्रतिरक्षा कंप्लीट कर लिया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम प्रतिरक्षा सक्रिय और निष्क्रिय प्रकार की होती है उस पर बात करेंगे, एलर्जी पर बात करेंगे, स्व प्रतिरक्षा रोग पर बात करेंगे। अब छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, 1-2 क्लास और लगेगी, इम्यूनिटी खत्म हो जाएगा। फिर एड्स, कैंसर और ड्रग्स, इसमें आपको 3 क्लासेस और लगेंगी। तो मेरे हिसाब से भी आपको 4 से 5 क्लासेस लगेंगी इस चैप्टर को खत्म करने में, थोड़ा लेंदी चैप्टर है ना। होमवर्क बेटा आपको डीपीपी करनी है। डीपीपी आज लेक्चर नंबर क्या है अपना? 5 था ना, तो डीपीपी 4 मिलेगी आपको। इसके अलावा बेटा आपको मॉड्यूल से क्वेश्चंस करने हैं, तो मॉड्यूल निकालने जरा हम। मानव स्वास्थ्य और रोग, आ जाओ।
ये है आपका प्रारंभ अभ्यास 1 और इससे आपका जो आपको करने हैं क्वेश्चंस वो हैं आपके 33, 34, 36, ओहो ही इज सेइंग 35, 36, देन 35 हो गया बेटा। आगे व्हाट कम्स आफ्टर 5? 39, 37, 36 आता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, very good. A for apple, very good. B for ball, very good. ठीक है, अभी इतना ही करना आज। आगे बेटा रियल टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता देती हूँ कि टेस्ट दो बेटा, जितना दोगे उतना अच्छा है। स्कैन कर सकते हैं इसमें एनरोल होने के लिए, ये स्कैनर ज़रूरी है, आप प्लीज़ इसको स्कैन कर लें। बाकी इसके बारे में आपको बाकी चीज़ें बता चुकी हूँ। सो दिस इज़ इट। अब हम मिलेंगे अगले सोमवार। तब तक आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप लोग रिवाइज कर लें अब तक हमने जो भी पढ़ा है। और क्वेश्चंस बेटा अगर आपके पास MTG है, मॉड्यूल नहीं है अभी, तो आप MTG से भी लगा सकते हैं, बस आप लगाइए। C फॉर कैट, ही नोज A फॉर एप्पल से लेके Z फॉर जीब्रा तक इसे पता है। बीच में एक दो चीज़ें भूल जाता है, जैसे क्या भूल जाता है, एक दो भूल जाता है। मैंने इसको घर में बहुत पढ़ा दिया है, अब ये स्कूल जाएगा तो पता नहीं पढ़ के आएगा या पढ़ा के आएगा, समझ में नहीं आता है। गाना सुना दो, गाना तो यार मेरे को याद ही नहीं आता है। और 8:08 हो रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता है फोन मतलब क्लास बंद करने का समय आ गया है? नहीं मतलब ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है? गाना तो यार याद ही नहीं आता है मुझे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैं कोई गाना सोच के आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। या यू टू।